हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमने राज्य प्रकाशन क्लास 10th मैथ की जो है हमने उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था उसको, है ना। तो हमने जो सबसे पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो हमने उसमें कुछ बेसिक देख लिया था, उसकी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका आपको देख लेना है। और हम आज चलो आगे चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम, है ना। लासा। आपने बचपन में एलसीएम खूब पढ़ा है, खूब निकाला हुआ। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले, आपको इसका नजरिया बताता हूँ देखने का एलसीएम का, है ना। होता क्या है रियली में। अगर एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम है क्या, देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें इसकी फुल फॉर्म की कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एल फोर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एल फोर होता है मेरा लीस्ट, LEST, लीस्ट वन है। और सी वन होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। एम फोर होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल। और लिस्ट को अगर बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा। क्या बोलते हैं? सबसे सबसे छोटा। और कॉमन होता है मेरा समान। कॉमन को बोलते हैं समान। और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। जैसे कि मुझे दो संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जैसे मैंने एक संख्या ली, आपके सामने ली 4, एक संख्या ली मैंने 6। तो मुझे इनका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे आप इसमें एक आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा। वो शब्द क्या है मेरा? क्या है? गुणज। क्या है वो मेरा शब्द? गुणज, है ना। अब गुणज की बात करें तो गुणज में आपको निकालना सिखा चुका हूँ, है ना। आपको जो है पिछली कक्षाओं में गुणज जो है निकालना सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है, उसको आपको देख लेना है, जब भी आपको ये क्लास समझ आएगी, है ना। तो चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो 4 की गुणज क्या है, तो 4 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 4 ही होगा। फिर 4 के बाद क्या आएगा? 8, है ना। फिर क्या आएगा? 12। फिर क्या आएगा? 16, 20, 24। ये क्या है? इसके सभी के गुणज है ना। 4 के जो क्या है सभी गुणज है। फिर 28, 32, 36, है ना। और 40 आगे भी जाएगा। और फिर 44, 48, इस तरीके से ये चलता रहे कहाँ तक? अनंत तक। तो गुणज जो होते हैं किसी भी संख्या के वो अनंत हो सकते हैं, है ना। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब 6 की बात करें तो 6 के गुणज क्या होंगे? तो 6 का सबसे छोटा तो गुणज 6 ही होगा। फिर क्या आएगा? 12। फिर क्या? 18। फिर कितना आएगा? 24। फिर आएगा 30। फिर आएगा 36। फिर आएगा 42, 48। और, है ना, 48। इस प्रकार से ये भी चलता रहेगा, है ना। और देखना चाहो तो कितना आएगा? 48 के बाद क्या आएगा? 54। क्या आएगा? 54। और आगे देखो तो ये भी कहाँ तक चलता रहेगा? अनंत, है ना। तो मैंने लिखे 4 और 6 के गुणज लिखे। हमने गुणज जो शब्द रखा था एलसीएम में, एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज जो शब्द रखा था, हमने संख्या को पहले क्या निकाले? गुणज निकाले। अब गुणज के बाद आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा। गुणज के बाद आपको जो है एक शब्द दिखाई दे रहा होगा। वो क्या दे रखा है? समान। क्या दे रखा है? समान यानी कि कॉमन। अब देखते हैं 4 और 6 के जो गुणज आए हैं उनमें दोनों में कौन कौन से गुणज क्या खा रहे हैं? मेल खा रहे हैं। कौन कौन से दोनों में हैं? तो देखोगे तो आप देखो सबसे पहले आपको कौन सा गुणज दिख रहा है यहाँ पे? तो आपको दिख रहा है 12। क्या दिख रहा है? 12। तो 12 जो गुणज है 4 का भी है और 6 का भी है। जो दोनों में है, 4 के गुणज में भी है और 6 के गुणजों में भी आपको 12 मिला। अब और देखते हैं और मिल रहे हैं कि हाँ, और भी मिल रहा है। देखो 24 मिल गया हमें कॉमन। क्या मिल गया? 24। पर और देखा जाए तो और देखो तो क्या मिल रहा है? 36। क्या मिल रहा है? 36 भी है कॉमन, है ना। और देखो तो 48 भी है कॉमन। कितना? 48 भी है ना। तो ऐसे अगर आगे भी देखोगे ना आप, तो आगे भी आपको बहुत सारे कॉमन मिल जाएंगे। देखो 4 का गुणज 60 भी होगा, 6 का भी गुणज 60 होगा तो 60 भी मिल जाएगा, 120 भी मिलेगा। बहुत सारे जो गुणज है कॉमन मिलते जाएंगे आगे, है ना। तो हमने इतने देख लिए, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं, हमने समान देख लिए, दोनों के समान गुणज देख लिए। अब एक शब्द दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है वो आपको? देखा जाए, देखो, समान यानी सबसे छोटा। क्या दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा।
तो हमने गुणज देखे संख्याओं के, फिर तो हमें समान गुणज देखे। अब जो समान गुणज आ रहे हैं तो उनमें भी सबसे छोटा कौन सा है ना। तो गुणज की बात करें, कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, कॉमन गुणज कौन कौन से आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। कौन कौन सा सबसे छोटा आ रहा है, 12, फिर क्या आ रहा है 24, फिर क्या आ रहा है 36, 48, इस तरीके से अनंत तक कॉमन आते रहेंगे, अनंत कॉमन आ जाएंगे, है ना। अब ये 12, 24, 36, 48 हमने कॉमन देखे, तो इनमें भी सबसे छोटा कौन सा है, इनमें देखोगे तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा देखो तो कौन सा कॉमन है, 12। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ गया, 12 आंसर। तो ये हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये हमारा रियली में देखा जाए तो एलसीएम की फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म से हमने क्या निकाला, इसका एलसीएम निकालने का तरीका, की एलसीएम कैसे निकाला जाता है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार रिपीट दोबारा से कर सकते हैं ना। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एलसीएम की विधियों की, कि एलसीएम निकालने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं। तो हमारे पास एलसीएम निकालने की 3 विधियां हैं, कितनी, 3। तो सबसे पहली ये सार गुणज विधि बोलते हैं इसे, और दूसरी विधि ये भाग विधि या विभाजन विधि बोलते हैं, और तीसरी विधि जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। अगर मैं बात करूं सार गुणज विधि, किसकी बात करूं, सार गुणज विधि की अगर मैं बात करूं, तो इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अरे आप बोलोगे अरे सर ये कब कर लिया हमने, तो देखो जो अभी हमने ये किया ना, इसी को जो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ये इस विधि को ही बोलते हैं हम सार गुणज विधि। जो हमने सॉल्व किया ना, 4, 6, यानी कि सार गुणज विधि का मतलब पहले इसके गुणज लिखो संख्याओं के, फिर जो कॉमन गुणज है वो लिखो, फिर उसमें सबसे छोटा गुणज बताओ, वही हमारा एलसीएम होता है। यही होती है हमारी सार गुणज विधि। तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सार गुणज विधि हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी, भाग विधि या विभाजन विधि, है ना। तो चलो देखते हैं भाग विधि और विभाजन विधि को। तो देखो अगर मैं बात करूं किसकी, भाग विधि और विभाजन विधि की, तो समझिएगा, एक सेकेंड। देखिए, तो हम भाग विधि विभाजन विधि को देखें सबसे पहले ना। ठीक है देखो, देखिए बात करते हैं इसकी। हम्म, तो भाग विधि और विभाजन विधि की अगर बात करें तो ये इसको आपने जो है बचपन में खूब पढ़ा होगा, है ना। तो आपने इसको जो है बचपन में खूब पढ़ा होगा। अब बोलोगे सर बचपन में कब पढ़ लिया हमने, बच्चों पढ़ा है आपने। देखो कैसे बात करते हैं, देखो तो जिस प्रकार से जैसे कि हमें निकाला था 6 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब आप क्या करोगे, इस तरीके से सीधे एक लाइन खींचोगे, है ना, क्या करोगे इस तरीके से लाइन खींचोगे, है ना। तो क्या करते थे, भाग देते थे ना, क्या देते थे, भाग। तो किससे जा रहा है, 2 से, कितनी बार गया, 3 बार। 4 में कितनी बार गया, 2 बार, है ना। अब देखोगे तो 3 और 2 में अभी भी 2 से जा रहा है, किस में जा रहा है, 2 में। तो 2 में जा रहा है, तो 2 में, 2 से 3 में नहीं जा रहा, तो 3 को जैसा का तैसा लिखते हैं, और 2 से 2 में गया एक बार, है ना। अब नहीं जा रहा 2 से किसी में, तो 3 से जा रहा है, 3 से देखोगे तो 3 से 3 में गया एक बार। 3 में नहीं जा, एक में नहीं जाएगा ना 3 का, तो एक को जैसा का तैसा लिखेंगे। और जब तक भाग देते हैं जब तक हमें एक एक ना मिल जाए। एक एक आ गया सभी का। अब एक एक आ गया तो एलसीएम जो मेरा आएगा क्या आएगा, इन सभी का क्या आएगा, गुणनफल, यानी कि 2 × 2 × 3, ये जो संख्याओं से भाग दिया है इन सभी का क्या आएगा, मेरा गुणनफल आएगा। तो कितना आ गया, तो 4 × 4 = 12, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12। तो अभी हमने जो है एलसीएम की डेफ जो है फुल फॉर्म से देखा था, तो हमारा 12 ही आ रहा था, 6 4 का, 6 4 का एलसीएम कितना आ रहा था, 12 ही आ रहा था। और हमने देखा भाग विधि से तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, भाग विधि। तो आपने ये बचपन में खूब पढ़ी होगी भाग विधि, तो हमें इसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो जो हमारे सिलेबस में है, हमें उसको पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है, हमें उस पर ज्यादा जोर देना है ना। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
तो हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सी विधि है, आओ देखते हैं। अब वो विधि कौन सी है हमारे सिलेबस में, वो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि, हमें इस पर जोर देना है। तो चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि की अगर मैं बात करेंगे, देखो आओ, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, एक सेकेंड। अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़नी है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना सिखाए थे। जैसे देखो, मुझे एलसीएम निकालना है किसका, 6 व 4 का एलसीएम निकालना है। किससे निकालना है? किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो मैंने आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना सिखाए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के, किन संख्याओं के जिनका एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 6 और 4 का। तो 6 व 4 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं 6 के। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 से बाहर जा रहा है तो देंगे, जा रहा है ना, 3 बार गया। अब 3 से जाएगा कितनी बार, एक बार। जब एक आ जाए रुक जाएंगे, है ना। तो 6 के जो गुणनखंड मेरे कौन से आ गए, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 2 की घात 1 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 3 की घात 1। तो ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे, 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से भाग जाएगा 2 बार। अब 2 से 2 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार गया, एक बार गया, है ना। अब एक आ गया तो यहाँ से आगे तो जाएगा नहीं। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, तो 2 कितनी बार, एक, 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये मेरे, 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात कि 6 के अभाज्य गुणनखंड मेरे क्या आ रहे हैं, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। और 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं मेरे, 2 की घात 2 आ रहे हैं, है ना। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना है, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो, इस बॉक्स में आपको कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, आपको कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, घातों के अलावा। घातों को नहीं देखना है, कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, देखो 2, 3, 2, 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको एलसीएम जो ज्ञात करना है। तो 2 और 3 के अलावा तो कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, तो 2 इंटू 3 करो, उन संख्याओं को लिखो और उनका करो गुणनफल। क्या करो, उनका गुणनफल। 2 इंटू 3 क्या, ठीक है। अब देखो, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम देखते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो 2 की यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। 2 की यहाँ पे घात कितनी है, 2 है ना। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है ना, कितनी है, 2। अब देखो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 तो सिर्फ एक ही बार है, तो 3 की घात तो सिर्फ एक, एक ही है ना, एक आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, इंटू 3 की घात 1 कितना होता है, 3, तो कितना आ गया, 4 12। ये मेरा क्या है, एलसीएम। तो ये है मेरी क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना, है ना। तो कुछ नहीं किया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे सारी चीजें आपको क्लियर होगी। जैसे कि और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। देखो, जैसे मुझे आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, मैं लिखा 12 और एक लिखा, सपोज करो 10, और एक लिखा मैंने आपके सामने कितना, 36। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना है, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरी 12 है, 10 है, 36 है, इनके अलग अलग क्या करेंगे, इनके
अलग अलग करके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखो, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब 3 से जाएगा 1 बार। तो ये मेरे किसके आ गए, 12 के, है ना। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 आ रहा है 2 बार, 2 की घात 2। और 3 कितनी बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। तो इंटू 3 की घात 1। अब देखते हैं 10 के, किसके देखेंगे हम, 10 के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। तो 10 की अगर बात करूं तो 2 से जा रहा है कितनी बार, 5 बार, 5 से जा रहा है कितनी बार, 1 बार, है ना। अब 1 आ गया, रुक जाएंगे। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए मेरे, 2 आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना। 2 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 1 बार। तो इंटू 5 की घात 1 आ गया, ठीक है। ये आगे 10 के अभाज्य गुणनखंड। अब बात करूं मैं किसकी, 36 की। तो 36 को देखोगे आप, किसको, 36 को, तो 2 से जाएगा, 36 में 18 बार। अब 2 से जाएगा कितनी बार, 9 बार। अब 3 से जाएगा इसमें 3 बार, 3 से जाएगा इसमें 1 बार। ये आगे इसके 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के क्या क्या आ रहे हैं वो देखो। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2। इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात आ गया 2। तो ये कर ले मैंने इन 12, 10 और 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, है ना। तो क्या मैंने गुणनखंड किए वो देखो। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे, 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। और 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, है ना। ये आगे। तो अब क्या देखना है हमें, अब देखना है हमें ये देखना है कि, देखो, तो अब ये देखना है कि इस जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में कौन कौन सी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है वो देखो पहले। तो देखोगे 2 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, 2 5 2 3, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है, जो संख्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है इंटू 3 दिखाई दे रही है इंटू 5, 2 3 5 के अलावा कोई और संख्या दिखाई नहीं दे रही है। घात को ध्यान में मत लेना, घात को ध्यान में मत लेना, जो संख्या है उनको लेना, 2 3 और 5 इनका कर लो गुणनफल, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, एलसीएम में, एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 2। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। अब देखो 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 3 की घात कितनी है, 2। तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2, ठीक है। अब देखते हैं 5, तो 5 तो एक ही बार आया है इसमें। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, है ना। ये आ गया। अब कर लो यहाँ से सॉल्व। तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 की घात 2 कितना होता है, 9, है ना। और इंटू 5 की घात 1 कितना होता है, 5, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो पंचों के 20, और 20 गुणा करोगे 9 तो कितना आ गया, 180। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 180 मेरा राइट आंसर होगा, ठीक। तो आई थिंक आपको जो है एलसीएम निकालने की अभाज्य वर्गखंड विधि समझ आ गई होगी। तो यही हमारे सिलेबस में है और आपको इसी को समझना है, ठीक है। तो हमने देख लिया एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने की तीनों विधियां देख ली। अब एलसीएम के बाद हम चलते हैं अब आगे, कहाँ तो चलते हैं अब आगे, चलते हैं, ठीक है। देखो आप, अब आगे देखे आगे क्या है। तो अब आगे आता है हमारा HCF, यानी कि इसको बोलते हैं मासा या महत्व समानुवर्तक। आपने मासा बचपन में खूब पढ़ा होगा कि ऐसे निकालते हैं, आपने को आपको सर ने पढ़ाया होगा कि ऐसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं, लेकिन रियली में इसकी फुल फॉर्म से हम क्या करेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आओ देखो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फुल फॉर्म की, तो H4 होता है मेरा हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट, है ना। और C4 होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन। तो F4 होता है फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर। और हाईएस्ट का होता है सबसे बड़ा, हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ा। और कॉमन होता है मेरा समान, क्या होता है, समान। और फैक्टर वन होता है गुणन खंड, क्या बोलते हैं इसको, गुणन खंड, है ना। तो एससीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे सबसे बड़ा समान गुणनखंड, है ना, ठीक है। सपोज करो क्या, कि मुझे जो है एससीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एससीएफ किसका निकालना है, मुझे जो एससीएफ निकालना है, सपोज करो 12 और 6 का निकालना है, ठीक है। इन दो संख्याओं का मुझे एससीएफ निकालना है, 12 और
छह का निकालना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले आप एक शब्द देख रहे हो, क्या देख रहे हो, गुणनखंड देख रहे हो। इसकी फुल फॉर्म में गए तो हमने देखा कि F पर होता है गुणनखंड, और मैंने आपको संख्याओं के जो है गुणनखंड करना सिखाया है ना। क्या सिखाया है मैंने आपको, संख्याओं के गुणनखंड करना सिखाया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जिनका एलसीएम निकालना है उनके कर लेते हैं गुणनखंड। किसका निकालना है, 12 का और 6 का, है ना। तो इनके करो गुणनखंड, तो 12 का और 6 का गुणनखंड। तो 12 के अगर गुणनखंड की बात करूं तो 12 के गुणनखंड तो एक भी है, और क्या होगा, दो होगा। देखो मैंने आपको सिंपल सा, देखो 12 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो आप, तो 12 के गुणनखंड एक भी है ना, और दो भी है, और तीन भी है, और चार भी है, और क्या, छह, और 12 खुद भी है। यानी कि जो 12 किन संख्याओं से भाग हो रही है, एक दो तीन चार छह, 12 इन्हीं से भाग हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 12 गुणनखंड आ गए। अब बात करते हैं छह के गुणनखंड की, किसकी, छह के गुणनखंड क्या है। तो छह के गुणनखंड देखोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो सबसे छोटा गुणनखंड तो एक ही होगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा इसका दो, दो से भाग हो रहा है ये छह, तीन से भाग हो रहा है छह, अब किससे होगा, छह से ही होगा, अब किसी से भाग नहीं होगा। तो 12 गुणनखंड निकाल लिए हमने, छह के गुणनखंड निकाल लिए। तो हमने गुणनखंड निकाल लिए, तो हमारा ये शब्द हो गया गुणनखंड कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब आता है हमारा समान। क्या आता है, समान। यानी कि अब देखेंगे 12 और 6 के वर्णखंड में कौन कौन से वर्णखंड मिल रहे हैं, यानी कि समान है। तो देखो, तो एक एक इसमें, एक उसमें अभी, एक इसमें अभी है। अब देखो दो भी है दोनों में, अब देखो तीन भी है ना, अब देखो छह भी है। तो कॉमन आपको कौन कौन से मिलेगा, कॉमन अगर बात करूं, कॉमन वर्णखंड कौन कौन से मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, और छह मिल रहा है ना। इनके अलावा दोनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन देख लिए। अब कॉमन के बाद देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा देखना है, कि सबसे बड़ा, कॉमन में भी कौन सा, सबसे बड़ा। तो जो कॉमन आ रहे हैं एक दो चार छह, है ना, एक दो चार छह, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या है, छह। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एच सी एफ हमारा आ गया छह। एच सी एफ कितना आ गया, छह आ गया। समझे। तो ये होता है हमारा एससीएफ का रियल में वास्तविक मीनिंग, है ना। तो हमने एससीएफ की फुल फॉर्म से देखा, एससीएफ एक्चुअली होता क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं क्या, इसकी विधियों की, एससीएफ की विधियां, एससीएफ निकालने की विधियां। तो सबसे पहली जो विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि हमारी भाग विधि, या इसको बोलते हैं विभाजन विधि, भाग विधि या विभाजन विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे, और हम भाग विधि और विभाजन विधि की भी बात करेंगे, तो दोनों विधियों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, अभाज्य गुणनखंड विधि को, किसको देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि को देखेंगे, है ना। किसको देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की अगर मैं बात करने जाऊं आपसे, जैसे कि मुझे क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है। किसका एससीएफ निकालना है, जैसे सपोज करो मुझे निकालना है 16 व 24 का निकालना है, 16 और 24 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और वो भी किससे निकालना है मुझे, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने आपको जो है पिछली कक्षाओं में अभाज्य गुणनखंड निकालना ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के। तो 16 और 24 के क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने, है ना। तो 16 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आओ देखो, है ना। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, तो दो से भागा जाएगा 8 बार, फिर दो से जाएगा 4 बार, फिर दो से जाएगा 2 बार, फिर दो से गया 1 बार। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो कितना आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन चार बार आ रहा है, तो दो की घात लिखेंगे
4 है ना। तो 2 की घात लिखा मैंने कितना, 4 लिखा। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से कितनी बार जाएगा, 12 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। तो ये आगे मेरे किसके, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो 2 की घात लिख जाएंगे 3, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इंटू 3 की घात लिख जाएंगे 1, है ना। तो ये 16 और 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो आप, तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपके इसमें, तो बस आपको इतना देखना है, क्या देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, क्या दोनों में कॉमन कौन है, यानी कि समान कौन है इसमें, और इसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखो 2 ही मिल रही है, क्या मिल रही है, 2। तो एचसीएफ जो आएगा 2 मिल रही है, तो सिर्फ 2 को ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 को ही लिखेंगे। और इसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे छोटी घात। एलसीएम में देखते हैं बड़ी, लेकिन एससीएम में देखते हैं सबसे छोटी। और वो भी इनमें जो कॉमन मिल रहा होगा, दोनों में, दोनों के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या कॉमन है, 2 के, है ना, 2 है। तो 2 में भी सबसे छोटी, देखो ये 2 की 4 घात है, यहाँ पे कितनी, 2 की 3 घात है, तो सबसे छोटी घात कितनी होगी, 3। तो 2 की 3 घात कितना होता है, 8। तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका हो जाएगा, 16 और 24 का हो गया मेरा एचसीएफ। कितना आ गया मेरा, 8। कितना आ गया, 8 आ गया मेरा ये एच सी एफ, है ना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 16 और 24 के जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और जो कॉमन हो सिर्फ उसी को लेना है, जो कॉमन हो सिर्फ उसी को लेना है। तो कॉमन क्या है, दोनों में 2 ही है। और 2 की भी सबसे छोटी घात कितनी है, 3 है। और 2 की 3 घात कितना होता है, 8 होता है। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये मैंने देख लिया अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो एक सवाल और करा देता हूं मैं इस पे आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि पे आप एक सवाल और कर लीजिए। जैसे आपको दिया है 24 का निकालना है, 24, 6 और किसका निकालना है, सपोज करो 16। इनका मुझे क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो निकालेंगे, तो इनके 24, 6 और 16 के क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 के कितने आएंगे, 2 से जाएगा 12 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से कितने बार गया, 1 बार। तो जाएगा 24 के। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, देखो। तो 24 में 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3। 2 आ रहा है 3 बार, है ना। इंटू 3 जो है एक ही बार आ रहा है, तो इंटू 3 की घात 1 आ गया। अब बात करते हैं 6 की, इसकी 6 की। अब देखो 6 की अगर बात करूं तो 6 के 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। ये क्या है, मेरे अभाज्य गुणनखंड है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 तो एक ही बार आ रहा है ना, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, है ना। 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, ओके। अब बात करते हैं 16 के अभाज्य गुणनखंड की। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे, 2 से जाएगा 8 बार। अब 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 1 बार, है ना। तो जो 16 के मेरे अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, इसके 16 के, देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो 2 की घात 4 बार आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए मैंने। अब क्या करोगे, देखो ये जो है, जो मेरा पूरा बॉक्स के अंदर आप देखोगे जब, है ना, क्या करोगे, जब आप इस बॉक्स के अंदर देखोगे, है ना, तो आप देखोगे तो आप में क्या कॉमन क्या है, दोनों में, तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें कॉमन क्या है वो देखो। तो तीनों में देखोगे तो कॉमन क्या है, 2 ही है। क्या है, 2 ही है ना। तो एचसीएफ जो आएगा, कॉमन जो है उसको लिखो, और कॉमन जो है उसकी सबसे छोटी घात कितनी है, सबसे छोटी इसकी देखो कितनी है, 3 है। इसकी घात कितनी है, 1 है। और इसकी घात कितनी है, 4 है। तो 3 1 4 में सबसे छोटी कितनी होती है, 1। कितनी होती है,
कितनी होती है? एक होती है ना। कितनी होती है? एक। तो 2 की घात कितनी आ गई मेरी? एक आ गई। यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरी? एक। तो बराबर में कितना आ गया मेरा? दो। तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है मेरा? दो आएगा। कितना आएगा मेरा एचसीएफ? दो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि एक्चुअली होती क्या है ना? समझे? ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि की अब चलते हैं हम दूसरी विधि पर, जो दूसरी विधि हमें क्या दे रखी है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो ठीक है, ये देख लिया हमने। ओके, ये देख लिया। तो दूसरी विधि की अगर मैं बात करें, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखो दूसरी विधि हमारी जो है क्या है, ये रहे देखो। दूसरी विधि हमारी भाग विधि या विभाजन विधि। आपने ये बचपन में ये काफी की होगी। जैसे कि मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ किसका? 12 और 6 का मुझे निकालना है एचसीएफ। ठीक है, किसका निकालना है? 12 और 6 का। तो हम देखेंगे 12 और 6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है देखोगे आप? वो है हमारी 6। क्या है? 6। तो क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं बस। तो सबसे छोटी संख्या में बड़ी वाली संख्या में भाग दो। सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दो। दो कितनी बार जाएगा? तो कितनी बार गया? 2 बार। कितने आ गया? 12। कितना बचा? जीरो। जब भी जीरो आ जाए तो बस वहीं पर रुक जाओ। दो संख्याएं थी, तो छोटी का मैंने बड़ी में भाग दे दिया। अब 6 का मैंने भाग दिया 12 में, कितनी बार गया? 2 बार गया। और शेष मेरा क्या आ गया? जीरो। जब भी शेष जीरो बचे, शेष क्या बचे? जीरो। और शेष जीरो किस संख्या से भाग देने पर आ रहा है, ये देखो। शेष जीरो जो आ रहा है वो किस संख्या से भाग देने पर आ रहा है? वो आ रहा है 6 से भाग देने पर। किससे आ रहा है? 6 से भाग देने पर। तो एचसीएफ मेरा जो होगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझे? तो ये होती है हमारी भाग विधि या विभाजन विधि। कुछ नहीं करना होता, सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दो। और जहां पे अभी जीरो आ जाए, जिस भी संख्या से जीरो आ जाए, किस संख्या से भाग देने पर जीरो आ रहा था? वो आ रहा था 6 से भाग देने पर। तो 6 ही हमारा क्या कहलाएगा? एच सी एफ कहलाएगा। तो समझे? एच सी एफ विधि क्या है? ये हमारी भाग विधि क्या है, यानी कि विभाजन विधि किसे बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और भी क्वेश्चन लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे एचसीएफ निकालना है किसका? 24 और 16 का। इन दो का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, वो भी किससे? भाग विधि या विभाजन विधि से निकालना है ना? भाग विधि या विभाजन विधि से निकालना है। तो देखो, तो भाग विधि या विभाजन विधि से निकालोगे आप तो देखोगे, क्या देखोगे? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या मेरी कितनी? 16। कौन सी है? 16 है। अब 16 मेरी सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दो। सिंपल। क्या करो? भाग दो। तो 16 का 24 में भाग दोगे तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, सिर्फ एक ही बार जाएगा। 16 का 16। अब देखो शेष कितना बच रहा है। तो 24 में से 16 गया तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब मेरा शेष बचा 8। लेकिन मैंने क्या बोला? जब तक जीरो ना आ जाए तब तक भाग देना। अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है। मेरा जो शेष बचा, अब शेष में भाग दोगे। क्या करोगे? शेष में भाग दोगे किस संख्या से? तो जो शेष बचा है कब बचा है? 16 से भाग देने पर बचा है ना। तो 8 का फिर से 16 में ही भाग दो। किसमें दे दो? 16 का। शेष का वापस से उसी संख्या में भाग दो जिससे शेष बच रहा था। तो 8 का वापस से उसी संख्या में भाग दे दिया 16 में। तो 8 का 16 में भाग दो तो कितने बार गया? 2 बार। तो 8 तो 16। अब आ गया मेरा शेष जीरो। कितना आ गया? शेष जीरो आ गया। अब जो शेष जीरो आ रहा है किससे आ रहा है? 8 से ही तो आ रहा है ना। 8 से भाग देने पर आ रहा है, तो यही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। कितना हो गया मेरा? एचसीएफ कितना आ गया मेरा? 8 आ गया है ना। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक और सवाल लेंगे इसमें। क्या करेंगे? एक और सवाल लेंगे। देखो
एक सवाल लिया मैंने, जैसे 12 है ना, 12 लिया, 16 और 24, 12, 16, 24। तो इन संख्याओं का मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। वो भी किससे? भाग विधि से निकालना है ना, भाग विधि से। तो देखूंगा तो सबसे छोटी संख्या मेरी कौन सी है इनमें? 12। अब इससे बड़ी कौन सी है? 16। तो सबसे छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 12, तो उससे बड़ी संख्या 16। तो उसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना। तो 12 का भाग दोगे 16 में तो कितने हो जाएगा? एक बार। तो 12 का 12। तो शेष कितना बचा? 16 में से 12 गया तो 4 बचा। अब शेष 4 आ गया। 4 में तो भाग नहीं जाएगा 12 का। तो क्या करेंगे? 12 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो 4 का भाग किस में देंगे हम? किस में देंगे? 12 में देंगे। किस में देंगे? 12 में देंगे। तो 4 का भाग दे दो 12 में। तो 4 तिया 12, तो शेष 0 आ गया। कितना आ गया मेरा? शेष 0 आ गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे शेष 0 आ गया, लेकिन ये हमारा एचसीएफ नहीं है अभी 4। क्यों नहीं है वो देखना। क्यों नहीं है वो देखना। तो ये 4 जो आया है, तो ये जो 0 आ रहा है मेरा, ठीक है मान लिया। लेकिन जो हमने कितनी संख्या यूज की है? 12 और 16। सिर्फ दो ही संख्याएं तो यूज की है, 12 और 16। ये 24 तो हमने यूज ही नहीं किया। तो इसका मतलब है जो एचसीएफ आ रहा है 4, जो 4 आ रहा है ना, ये 12 और 16 का एचसीएफ है। लेकिन हमें तो तीनों का निकालना है, 12, 16, 24 का। 12, 16, 24 का निकालना है। अब क्या करेंगे? शेष किससे आ रहा है मेरा? 0, 4 से आ रहा है। तो जो 24 बचा उसमें अभी भाग दोगे आप किससे? जिससे 0 आ रहा है वह किससे आ रहा है? 4 से आ रहा है ना। तो 4 का भाग दोगे 24 में, कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 चौक 24, यानी कि अब 24 में भाग दिया मैंने किससे? 4 से। तो अभी हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने तीनों संख्या यूज कर ली। तो यहाँ पे जो 0 आ रहा है 24 में भाग देने के बाद किससे आ रहा है? 4 से भाग आ रहा है। तो एचसीएफ मेरा क्या होगा? 4 ही होगा, है ना। क्या होगा? 4 ही मेरा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जो है भाग विधि समझ आ गई होगी, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। क्या दिखाएंगे? संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध देखना है। ठीक है, आओ देखो क्या देखना है? संबंध देखना है। देखो, तो जैसे कि मुझे दो संख्या है, तो ध्यान रखना है ये जो संबंध मैं ज्ञात करूंगा दो संख्याओं के बीच ज्ञात करूंगा। जैसे दो संख्या का एलसीएम निकालना है मुझे, किसका? 4 का और 12 का एलसीएम भी ज्ञात करना है, वह एचसीएफ भी ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो 4 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 12 ही आएगा। और एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ कितना आएगा मेरा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। आप ज्ञात करके देख सकते हो। ठीक है, तो ओके। अगर मैं यहाँ पे जो संख्या दे रखी है दोनों, अगर मैं संख्याओं का गुणा करूं 4 × 12, इन संख्याओं का क्या कर रहा हूं मैं? गुणा, है ना। संख्याओं का गुणनफल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? संख्याओं का गुणनफल कर रहा हूं मैं। ठीक है, कितना? 4 × 12। तो कितना आ गया? 12 × 4 = 48 आ गया। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूंगा? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करूंगा। एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करूंगा। एलसीएम कितना है मेरा? 12 इंटू एचसीएफ कितना है? 4। तो ये कितना आएगा? 12 × 4 = 48। कितना आएगा? 48। ठीक है, तो आपने देखा ये भी 48 आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो 48 बराबर 48, यानी कि संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है मेरा? 48। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आ रहा है? 48। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल जो होता है मेरा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है ना। तो मुझे यहाँ से ये पता चला। ठीक है, तो ये पता मुझे चल गया। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पर इसमें कोई डाउट नहीं है, पर थोड़ा सा भी डाउट है आप तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, है ना।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमारे क्या होंगे, धनाधन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। और आपको क्लास जो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।